नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। गांव से बड़े शहरों की तरफ बच्चों का आना एक आम सी बात है, क्योंकि कई बार वो रोजगार के अवसर के लिए, पढ़ाई के लिए आते रहते हैं। ऐसा ही एक लड़का सन 2000 में गांव से दिल्ली आया। उसका सपना था यूपीएससी की तैयारी करना। अब वो आया तो यहाँ पर यूपीएससी करने था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो यूपीएससी नहीं कर पाया। अब उसके बाद उसको लगा कि क्यों ना वो जर्नलिज्म में अपने पैर जमाए, और जर्नलिज्म भी अंग्रेजी का। और आप जैसा जानते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे गांव की पृष्ठभूमि से शहर की ओर आते हैं, उन सभी का हाथ अंग्रेजी में थोड़ा सा तंग होता है। तो अखिलेश का हाथ भी अंग्रेजी में तंग था, लेकिन पत्रकारिता अंग्रेजी की करनी थी। अभी हाल ही में अखिलेश को पुलित्जर फेलोशिप मिली है, और उसके साथ साथ ACJ अवार्ड फॉर जर्नलिज्म इन सोशल इम्पैक्ट मिला है। तो अब अखिलेश हमारे साथ हैं। अखिलेश, जब आप गांव से दिल्ली आए थे, यूपीएससी करना चाहते थे, नहीं किया, क्या वजह रही? छोटे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। मैं दिल्ली तो आया था, तो मतलब दिल्ली मेरे लिए बहुत बड़ी जगह थी। कभी मैं इतना बड़ा शहर में गया नहीं था। तो एक तो यहाँ आया तो मैं खोसा गया, पहली बात। दूसरी की आर्थिक तंगी काफ़ी थी, और ये 2000 की बात है ये। और उसको मीट करने के लिए फिर मैंने ट्यूशन शुरू किया, पढ़ाना और अर्न करना और तैयारी करना। लेकिन उतना पैसा नहीं हो सका कि मैं कोचिंग कर सकूं। फिर भी मतलब यूपीएससी में नहीं हुआ, फेल्योर रहा बहुत बड़ा। तो मैं ये दोष तो नहीं दूंगा कि नहीं मेरा भाग्य है, या ये मैं यही कहूँगा कि नहीं मैं नहीं कर सका। और मेरे जैसे कई सारे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और कर जाते हैं, बट मैं मेहनत किया लेकिन हो नहीं पाया मेरे से। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये उन लोगों के लिए ज़रूर देखने का जिन्हें लगता है कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं और वो नहीं हो पाया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी की कहानी हमेशा चलती रहती है। अब क्योंकि अखिलेश इंग्लिश के जर्नलिज्म में जाना चाहते थे, तो ये जो ख्याल कैसे आया? मतलब अंग्रेजी में हाथ तंग और फिर अंग्रेजी का ही पत्रकार बनना है। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मेरी जर्नलिज्म में जाने की। एक्चुअली मैंने 2004 तक यूपीएससी का अटेम्प्ट किया, 4 साल। और जब कुछ भी नहीं हुआ तो एज निकल गया था मेरा। उसके बाद मैं फिर 1 साल और बर्बाद किया, और उसमें घर से प्रेशर भी था कि कुछ करो कुछ करो। तो मैंने ये जो लाइफ इंश्योरेंस का जो एजेंट लोग होता है, वो भी मैंने काम किया कुछ दिन तक, अंडर प्रेशर काम किया वो। और एक समय तो ऐसा आया कि सीएनजी पंप खुल रहे थे, तो मुझे लोगों ने बोला तुम्हारा शरीर ठीक है, तो तुम सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्यों नहीं जाते हो? तो मैं वहां भी एक बार गया था आजमाने के लिए कि तो सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। क्योंकि इतना हमारे इलाके के में जो लोग यहाँ आते हैं उनकी उम्मीदें होती हैं, और जब वो फेल होते हैं तो बहुत बड़ा कलंक होता है उनके ऊपर। तो बड़ा कठिन हो जाता है जीवन उस समय। और घर से इतना प्रेशर और आर्थिक कमी तो थी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। माने खाने की कमी नहीं थी, बट कमी इतनी जरूर थी कि आप सरवाइव करना है दिल्ली में और सारी चीजें। तो ये सारी दिक्कतें हो रही थी। अच्छा, फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की थी कोई? तो मैं गया, फिर तो गया तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 1-2 दिन के बाद आइए, आपका हो जाएगा यहाँ। ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस समय रहता था मुनीरका में, और RK पुरम में मैं गया था एक जगह सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो फिर मैं घर आया, तो मैंने रूम पर आया, तो और मेरे दोस्त मित्र बोले बकवास कर रहे हो तुम, पढ़ाई किस लिए किया, तू सिक्योरिटी गार्ड बनने जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ये क्या करूं। तो मेरे एक मित्र हैं अनुराग रंजन सिंह, तो वो भी साथ रहते थे। बनारस यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है पढ़ाई लिखाई, अभी वो आज तक में काम करते हैं। तो वो जर्नलिज्म, उनका सपना था जर्नलिज्म का ना, वो आया ही था, वो कर भी लिए और अपना कई जगह काम भी किया वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू जर्नलिज्म क्यों नहीं कर लेता।
अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं इतना पढ़ाई किया और ये किया और फिर जर्नलिज्म फिर से पढ़ने जाऊं, तो ये मन में एक वो था कि अब मैं कैसे पढ़ूंगा, 30 साल उम्र हो गई है। तो थोड़ा सा ना हेजिटेशन था। फिर भी अब पैसे थे नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जल्दी से करना था, सरकारी से करने में टाइम लगता और दूर भी पड़ता हुआ, उसके लिए ये वो दिस दैट। तो प्राइवेट में मैं गया तो 1 साल का कोर्स किया, उसमें पैसे लगे मेरे। वो पैसे भी मेरे पास नहीं थे, वो जैसे तैसे बाबूजी ने मुझे दिया। मतलब भरोसा नहीं था कि कुछ करेगा, कि चलो इतना और बर्बाद कर ले। तो मैंने वो किया। उसके बाद करने के बाद हिंदी में ही मुझे मन लगता था लिखने पढ़ने, सारा हिंदी माध्यम से पढ़ाई किए थे और अंग्रेजी में सोच नहीं पाते थे। तो जब मैंने वो कर लिया तो उस करने के दौरान एक कार्यक्रम में कुलदीप नैयर मिले, तो मैं उनके पास चला गया। थोड़ा मैं बिल्कुल ब्लंट जैसा मेरा अप्रोच रहता था, किसी से मिल लेना या वो करना बिना सोचे समझे। तो मैं उनके पास मंच पर चला गया, बोले सर मुझे आपसे मिलना है। तो संयोगवश मुझे वो अपना कार्ड दिया और बोले कि घर आ जाना फोन करके। वो मतलब आप कहिए कि वो शुरुआत थी। अब मुझे उस समय ये भी पता नहीं था, मतलब मैं इतना दूर था जर्नलिज्म के दायरे से, अपने खोया हुआ था सिविल सर्विस की तैयारी या विषयों में, कि मुझे ये भी पता नहीं था कि कुलदीप नैयर जो है वो सिर्फ अंग्रेजी प्रेफर करते हैं, है ना। मैं वहां गया तो बोले तुम बलिया से हो, तो मैं एक किताब जो है सोच रहा हूं लिखने का, तो उसके लिए रिसर्च करो। हालांकि वो किताब नहीं हो पाया, वो चले गए। बीच में कई सारी और किताबें उनकी तरफ उन्होंने लिखी। बलिया की क्रांति पर वो मुझे बोले थे कि कुछ रिसर्च करो, तो मैंने काफी एक्सटेंसिव रिसर्च किया, करके उनको बना के समरी दिया भी था। फिर वो प्लान ड्रॉप हो गया। एनीवे, तो उनके लिए जब मैं काम करने लगा तो मुझे अंग्रेजी में लिखने के वो बोलते थे कि अंग्रेजी में चाहिए मुझे, तो वहां मुझे थोड़ा परेशानी हुआ। तो जैसे तैसे मैंने करके वो एक समरी उनको मैंने दिया था। तो वो तो हो गया। फिर लोगों ने बोला कि ऐसे कैसे काम चलेगा, उसकी वहां कुछ मिलता नहीं था मुझे, बस आने जाने का खर्च मिल जाता था और मैं उसी से खुश था कि चलो कुलदीप नैयर के लिए कुछ कर रहा हूं मैं। तो मैं जिस इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाई मतलब किया था, साउथ एक्स में है एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास मीडिया, तो वहां पर एक मैडम थी, एकता मैडम। तो वो मुझे एक दिन देखी, मैं बड़ा तो उदास था, तो मुझसे वो बोली कि क्या हुआ तुमको। तो मैंने कहा देखिए ना, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, अब तो क्लासेस भी कर लिए हो गया, कौन नौकरी देगा 30 साल की उम्र में, यंग बच्चे सारे कर रहे हैं। तो बोले ना कि तुम ऐसा है कि तुम ये राहुल चक्रवर्ती है, ये दैनिक जागरण में है उस समय, तुम इससे जाके मिलो। ये लोग कोई अंग्रेजी का साप्ताहिक अखबार निकाल रहे हैं, अभी उसमें जगह मिल सकती है। उस सिटी प्लस अखबार था दैनिक जागरण का। तो मैं वहां राहुल से मिलने गया। तो रेज्यूमे भी बनाने मुझे नहीं आता था, मैं जैसे तैसे किसी से पूछ के टाइप करा के उस, लेकिन कुलदीप नैयर का नाम लिखा था कि मैं इनके लिए रिसर्च किया हूं। और नैयर साहब बड़ा मानते भी थे मुझे। तो मैं जब गया वहां तो उन लोगों ने रेज्यूमे देखा, तो मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ, सिर्फ कुलदीप नैयर के नाम से। बोला ठीक है तुम करो काम। अब मैंने देखा कि वो जो टैब्लॉइड है अंग्रेजी में है। अब मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, अंग्रेजी कैसे करूं। वीकली टैब्लॉइड था। तो शुरू में मुझे वो लोग बोले कि शुरू में 2-3 महीने की तुम घूमो, स्टोरी इकट्ठा करो। स्टोरी क्या करनी थी, आइसक्रीम पर स्टोरी करनी थी, कपड़ों पर करनी थी, या लाइफ स्टाइल, बेसिकली लाइफ स्टाइल था। तो मैं लेके आता था और उसको इंग्लिश में तो लिखना मैंने सोच नहीं सकता था ना, तो हिंदी में सोचता था। और चूंकि हम लोग हिंदी माध्यम से पढ़े जरूर थे, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन ठीक था, क्योंकि वो उसका हम लोग एक स्पेशल पेपर भी होता था उस इलाके में, बोर्ड, बिहार बोर्ड में, तो ट्रांसलेशन ठीक था। तो मैं दिन भर वो हिंदी लिखता था स्टोरी, और दिन भर उसको ट्रांसलेट करके हाथ से लिखता था हिंदी में, उसको ट्रांसलेट करता था और धीरे धीरे उसको
टाइप करता था, मतलब मुझे टाइप भी करने नहीं आता था कि वो देख देख के एक एक लेटर उंगली से करके सेव भी करने नहीं आता था। कंप्यूटर मेरे लिए बिल्कुल नहीं आता। तो करते करते वो हुआ। तो धीरे धीरे मुझे अंग्रेजी में ही लिखने की आदत हो गई। बोलचाल मेरी हिंदी की रही, मेरा जो अपीयरेंस रहा वो बहुत रीजनल अपीयरेंस रहा, बिहार और ईस्टर्न यूपी का जो अपीयरेंस रहता है। तो कोई मुझे देख कर समझता ही नहीं था कि अंग्रेजी में लिखता है। और अंग्रेजी में लिखते हुए मुझे सालों हो गए, आज 17 साल हो गए लिखते हुए। आज भी लोगों को लगता है कि ये अंग्रेजी नहीं जानता है और ये हिंदी का पत्रकार है। और एक्सीडेंटली, या इसको संयोग कहिए, कि मुझे हिंदी में लिखने का मौका ही नहीं मिला कभी एक भी शब्द, और मैं इंग्लिश में ही लिखना इतना मतलब कंपल्सन इतना ज्यादा हो गया कि नहीं लिखेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे। तो मैंने सीखा, पढ़ा, अखबारों को पढ़ा, खासकर ज्यादा जो असर हुआ मेरे राइटिंग पर वो हिंदू का रहा, क्योंकि हिंदू आदमी सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान पढ़ा करता था, तो उसको देख देख के सीखा। तो ऐसे चलता रहा। 8 साल में वहां सिटी प्रेस में रहा और काफी कुछ सीखा वहां लिखते कैसे। फिर वो बंद हो गया। व्यूअर्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अखिलेश कारवां के लिए भी लिखते हैं, ये मैं उनके इंटरव्यू में बोलना भूल गया। अखिलेश, एक चीज़ बताएं, ये जो सफ़र था तंग हाथ अंग्रेजी से लेकर अंग्रेजी में हाथ का खुला होना, ये कैसे तय किया? मतलब मैं उन लोगों के लिए जानना चाहूँगा जिन्हें कई बार ऐसा लगता है कि भाषा जो है ना उनके करियर में, उनकी ग्रोथ में अवरोध पैदा कर रही है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता था मुझे कि मैं कहीं भी, मैं 2014 में 14 या 15 के बीड तक वो सिटी प्लस चला, फिर वो बंद हो गया। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी कि मैं वहाँ काम करते हुए कहीं जाता था किसी से मिलने, किसी मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया गया या हिंदुस्तान टाइम्स गया या हिंदू में ही गया किसी से मिलने के लिए, तो जो सीनियर्स होते थे वो मुझे देख करके ही, या यदि मैंने प्रणाम किया उनको कि प्रणाम सर या प्रणाम मैम, वो प्रणाम शब्द से उनको लगता था ना कि ये नहीं कर पाएगा। ये इतना पूर्वाग्रह है भाषा को लेकर के कि आप यदि इंग्लिश के जर्नलिस्ट हैं, अपने आप क्या हैं, आप जब तक लिखिएगा नहीं किसे पता चलेगा। तो बड़ा निराशा हुई मुझे। और बाद में लोग ये भी कहते थे, कुछ और भी इंग्लिश के जर्नलिस्ट, काफी उनका वो था कि नहीं, वो उनका तुम्हारा लुक वैसा नहीं है, या तुम अंग्रेजी उस तरीके से बोल नहीं पाते हो। तो इसमें मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझसे बोला, जो उसी पीरियड में 14-15 के पीरियड में, कि तुम काम बढ़िया करते हो, और मेरी स्टोरीज को बड़े बड़े अखबार के जर्नलिस्ट जो फॉलो अप भी करते थे, और वो जो दोस्त थे साथ में जो कवर किया करते थे, वो बोलते थे कि क्यों नहीं वो तुमको ले रहे हैं। तो मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझसे कहा, मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता था कि देखो उनके जैसा अंग्रेजी तो बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं बचपन से नहीं बोला हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा। तो वो बोले कि देखो तुम एंकर तो हो नहीं, तो तुम ये बात मान लो कि तुम्हें लिखना है, बोलना नहीं है, और उतना तुम बोल लेते हो जितना से तुम कम्युनिकेट कर सको। ये बात मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था। और 15 में मैंने जो एक कम्युनिटी पोर्टल cityspidey.com को ज्वाइन किया। जब वो बंद हो गया उसके कुछ महीनों के बाद, तो तब तक तो इतने साल 2007 से 2015 तक 8 साल में लिखते लिखते अंग्रेजी की तो आदत हो गई थी अंग्रेजी लिखने की, और अंग्रेजी काफ़ी इम्प्रूव भी हुई थी, और थोड़ा बहुत मैं टूटा फूटा बोलने भी लगा था। तो फिर मैंने cityspidey.com ज्वाइन किया। वहाँ काफ़ी सीजन जर्नलिस्टों से मुझे मुलाकात हुई, जो सीतारमन श्रीनिवासन थे, उसके जो सब हेड थे, और विवेक अवस्थी जी थे, ऋषिराज बरुआ थे, दारिन शहीदी थे। तो इन लोगों का जब साथ मिला तो मेरा जो और सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा बदला। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जो सीतारमन श्रीनिवासन, वो हमेशा अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करते थे, और वो बताते थे कि आप स्टोरी कैसे सुना सकते हैं अपने राइटिंग्स। तो उसी दौरान एक स्टोरी मैंने किया, हालांकि वो सिटी स्पाइडी के डोमेन की स्टोरी नहीं थी, वो स्टोरी थोड़ी सी उस डोमेन से बाहर की थी, बट मुझे करना था।
इसलिए करना था कि मेरा जो ड्रीम था कि हिंदू में जाना है, हिंदू में काम करना है, और मेरे अब चाहे जो भी हो, किसी के चलते वहाँ पर मुझे किसी ने एंटरटेन नहीं किया या मेरा वहाँ नहीं हुआ, तो जो आइडियाज़ मैं लिख के रखा करता था कि मैं हिंदू में जाऊँगा तो लिखूँगा, तो उसमें से एक आइडिया मैंने वहाँ सिटी सोसाइटी में लिखा। वो मेट्रो के इंफ्रास्ट्रक्चर पर था, वो जो ब्लाइंड लोगों के लिए जो टैक्टाइल पाथ होता है उस पर लिखा था, मेरा ऑब्जर्वेशन था। उस स्टोरी को जो कारवां के अभी प्रेजेंट एडिटर है तो उस पर, तो उन्होंने उसको ट्वीट किया था, और किसी कार्यक्रम में मैंने उनसे मिला था मैं, और उन्होंने बोला कि तुम हमारे लिए भी लिखो, हम चाहते हैं कि तुम कारवां के लिए भी लिखो। फिर अब मैं कहीं नौकरी कर रहा था, मैं कैसे लिख सकता था, फिर सीतारामन श्रीनिवासन से मैंने बोला कि सर मुझे कारवां में लिखना है, और महीने 2 महीने 3 महीने पर एक स्टोरी या 4 महीने पर, साल में 2-3 भी लिखेंगे तो मेरा प्रोफाइल बनेगा। तो उन्होंने परमिशन दिया लिखने का, और हमारे जो चेयरमैन थे उन्होंने भी परमिशन दिया, BM पुन उनका नाम था। तो फिर मैंने कारवां में लिखना शुरू किया, और उस लिखने से मेरा प्रोफाइल काफ़ी अच्छा हुआ, और कई सारी स्टोरीज की है मैंने कारवां में। कोविड को एक्सटेंसिवली मैंने कवर किया, और अभी जिस स्टोरी पर SEJ अवार्ड मिला, डेंजरस वाटर, उसको मैंने 4 साल उस पर काम किया, फिर लिखा, तो रिकॉग्निशन मिलता चला गया बड़े बड़े जर्नलिस्टों को। तो वो एक जो बात थी कि नहीं, मैं हिंदी बैकग्राउंड से था और अंग्रेजी में लिखना या बोलना का जो बैरियर था, तो कारवां में लिखने से वो चीज़ें ख़त्म हो गई और लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। तो व्यूअर्स, आपने सुना, ये जो जिन स्टोरीज की बात हो रही है, ये स्टोरीज ऐसा नहीं होता कि छोटी 1-1, 2-2 पेज की स्टोरीज होती हैं, बहुत डिटेल्ड स्टोरीज होती हैं, इनमें बहुत सारे पक्ष होते हैं, और उन सभी पक्षों को बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है, अच्छे तरह से रखना पड़ता है, तभी बड़े बड़े अखबार उनको कैरी करते हैं अपने फीचर में। सो आपने सुना कि अखिलेश ने किस तरह से हर किसी को अपने तरीके से अपनी कमियां ढूंढ के उसमें मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई मेरे ख्याल से ऐसा फॉर्मूला नहीं है अखिलेश की कोई एक बता दे और उसको आप रेप्लिकेट कर लें, बट हाँ, आपको खुद को ये समझना है कि आप अपनी कमी क्या है और उसको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश, इसमें क्या एक चीज़ होगी कि डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए? कई ऐसे मौके आए जब मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने भी बोला, अरे सब लोग सब ताना मारते थे, मेरे घर में भी ताना लगता था और बाहर भी कि कुछ करते नहीं हो। इनफैक्ट अभी भी मतलब ये यदि बोला जाए कि नहीं बहुत उस तरीके की तो, लेकिन मेरा पैशन है जर्नलिज्म करना और अच्छी स्टोरी लिखना, पैसा कमाना नहीं है कि नहीं पैसा पर फोकस। तो बीच में लगा कि नहीं छोड़ो ये सब, छोड़ करके कोई कॉर्पोरेट कंपनी जो जाते हैं वहाँ कुछ कम से कम सैलरी एक आएगी बढ़िया। लेकिन वो उस पर मैं फिर कंट्रोल किया क्योंकि मेरा पैशन था लिखना और पढ़ना। तो मैं सोचता था कि 10 से 6 की नौकरी करूँगा कॉर्पोरेट में तो उस समय फिर मर जाऊँगा मैं। तो वो एक जद्दोजहद तो हमेशा लगा रहा, लेकिन अब नहीं, अब वो क्लियर हो गया। कोविड के टाइम से वो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि मुझे यही करना है और कुछ करना ही नहीं। तो व्यूअर्स, आपने सुना कि किस तरह से अगर हम किसी चीज़ को डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं, अपने पैशन को जिंदा रखते हैं और उसको अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, तो मार्ग में बाधाएं तो आएंगी क्योंकि वो तो होती हैं, लेकिन आप उनको लांघ सकते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।